दोस्तों, जो पत्नी अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है, वो पति से बात करने का तरीका बदल देती है और पति से बदतमीजी से बात करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि पति का नाम लेकर गाली गलौज भी शुरू कर देती है और जानबूझकर पति को ऐसा तकलीफ और दर्द देती है जो पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसलिए पति मजबूर होकर ऐसी पत्नी को तलाक देता है। दोस्तों, इस मामले में पत्नी ने पति के साथ गाली गलौज की और पति की शारीरिक दुर्बलता का मजाक उड़ाया था और पति को मानसिक तौर से काफी परेशान किया। मगर दोस्तों, सच परेशान हो सकता है परंतु हार नहीं सकता और दोस्तों, सच को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, इस केस में पत्नी की हार हो गई और किसी प्रकार का गुजारा भत्ता भी पत्नी को नहीं मिला। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी प्रकार की नई कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको अपनी पत्नी से बिना किसी समझौता के एक तरफा तलाक लेना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप इस केस को समझ पाएंगे। दोस्तों, 2025 में ओडिशा उच्च न्यायालय ने तलाक के इस आदेश को वैध ठहराया जिसमें कहा गया कि पति की शारीरिक अक्षमताओं के बारे में पत्नी की अपमानजनक टिप्पणी करना मानसिक क्रूरता है। दोस्तों, उच्च न्यायालय ने तलाक आदेश देने वाले पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। दोस्तों, इस मामले में 5 मई 2025 को ओडिशा उच्च न्यायालय ने एक पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि यदि कोई पत्नी अपने पति की शारीरिक अक्षमताओं के बारे में नकारात्मक उपहासपूर्ण टिप्पणी करती है तो यह मानसिक क्रूरता है जिससे पति को तलाक लेने की अनुमति मिलती है। पारिवारिक न्यायालय ने ये भी फैसला सुनाया था कि यह तलाक पत्नी के लिए किसी भी स्थायी गुजारा भत्ते के बिना दिया जाना चाहिए, जिससे विवाद शुरू हुआ। पत्नी स्थायी गुजारा भत्ता और अपनी स्त्री धन संपत्तियों की वापसी की मांग कर रही थी और तलाक के बारे में कोई विवाद नहीं था। हालांकि उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता के सवाल को खुला रखा और पत्नी को पारिवारिक न्यायालय में धारा 25 और 27 के तहत गुजारा भत्ता और स्त्री धन के मुद्दे को उठाने की सलाह दी। पत्नी ने इस दावे को चुनौती दी थी कि उसके पति की शारीरिक स्थिति के बारे में उसकी टिप्पणी मानसिक क्रूरता थी। पत्नी ने ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि उसकी टिप्पणियों ने उसके पति पर मानसिक क्रूरता की है। ओडिशा उच्च न्यायालय ने उसके दावों पर गौर किया और पाया कि कई गवाहों ने सत्यापित किया है कि पत्नी ने अपने पति की शारीरिक दुर्बलता के बारे में टिप्पणी की थी और इस तथ्य को चुनौती नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि पत्नी द्वारा पति की शारीरिक दुर्बलता के बारे में इस तरह के बयान देना निश्चित रूप से मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाला है। पति के प्रति पत्नी का ऐसा व्यवहार उसके पति के प्रति विचार और सम्मान को प्रकट करता है। हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत पत्नी स्थायी गुजारा भत्ता और स्त्री धन संपत्ति वापस करने के लिए पारिवारिक न्यायालय में एक और मामला दायर कर सकती है। इसलिए इस फैसले के साथ हाई कोर्ट ने तलाक के आदेश की पुष्टि की, लेकिन गुजारा भत्ता राशि पर फैसला नहीं किया। दोस्तों, पति ने गुजारा भत्ता दिए बिना ही क्रूरता के आधार पर तलाक क्यों ले लिया? क्योंकि उच्च न्यायालय ने पत्नी को धारा 25 और 27 के तहत गुजारा भत्ता और स्त्री धन के मुद्दे को पारिवारिक न्यायालय में उठाने की सलाह दी। दोस्तों, आइए जानते हैं ये तलाक गुजारा भत्ता मामला कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, ओडिशा उच्च न्यायालय के 5 मई 2025 के आदेश के अनुसार 1 जून 2016 में इस जोड़े ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह किया और 2 जून से 14 सितंबर 2016 तक पति ने आरोप लगाया कि पत्नी हमेशा उसकी शारीरिक दुर्बलता के बारे में टिप्पणी करती रहती थी, जिसके कारण उनके बीच अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई और 15 सितंबर 2016 को पत्नी अपने पति का घर छोड़कर चली गई और बातचीत के बाद 5 जनवरी 2017 को वापस आ गई। इसके बाद भी
वो पति की शारीरिक अक्षमताओं पर टिप्पणी करती रही, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच गंभीर विवाद हुआ। 25 मार्च 2018 में पत्नी ने स्वेच्छा से ससुराल छोड़ दिया। इसके बाद उसने पति और ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 और अन्य अपराधों के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज कराया। 3 अप्रैल 2019 को पति ने विवाह विच्छेद के लिए पत्नी के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर किया। 10 जुलाई 2023 को पुरी परिवार न्यायालय ने स्थायी गुजारा भत्ता दिए बिना ही दोनों पक्षों के बीच विवाह को भंग करने का आदेश पारित किया। पत्नी ने केवल गुजारा भत्ते के पहलू के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। ओडिशा उच्च न्यायालय ने पति पत्नी के दावों की जांच की और ओडिशा उच्च न्यायालय ने कहा, पति वादी की ओर से 2 गवाहों की जांच की गई, लेकिन पत्नी ने किसी भी गवाह की जांच करने का विकल्प नहीं चुना और अपनी ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया। हालांकि उसने पति और उसके गवाहों से जिरह की, इसलिए ये देखना होगा कि पत्नी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में क्या पति द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य तलाक का आदेश देने के लिए उसकी क्रूरता के आधार को साबित करेगा। दोस्तों, पारिवारिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने 5 मुद्दे तय किए हैं, जिनमें से वादी को पत्नी द्वारा दुर्व्यवहार और मानसिक क्रूरता के अधीन करने की बात करता है और ऐसे सभी मुद्दों का उत्तर पति के पक्ष में दिया गया है। जैसा कि पति के साक्ष्य से पता चला है कि पत्नी अपने पति पर टिप्पणियां कर रही है। हालांकि पत्नी ने पति से जिरह की है, लेकिन पति की ओर से की गई ऐसी बातों का खंडन करने के लिए कुछ भी सुझाव नहीं दिया है और ये भी पत्नी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसने पति और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की है। ओडिशा उच्च न्यायालय ने उत्तर दिया कि क्या क्रूरता में मानसिक क्रूरता शामिल है और इसे तलाक के आधार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ओडिशा उच्च न्यायालय ने कहा, क्रूरता में मानसिक क्रूरता भी शामिल है। मानसिक क्रूरता के दायरे के बारे में बार बार स्पष्टीकरण दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वी भगत बनाम डी भगत श्रीमती 1994 एक SCC 337 मामले में भी यही कहा है और जैसा कि इस मामले में गवाह ने कहा है कि पत्नी ने पति की शारीरिक दुर्बलता पर टिप्पणी करते हुए उसे केम्पा निक्तु कहा था, इसका खंडन नहीं किया जा सका है। पत्नी द्वारा पति की शारीरिक दुर्बलता के विरुद्ध इस प्रकार की बातें कहना निश्चित रूप से पति को मानसिक पीड़ा पहुंचाता है। पति के प्रति पत्नी का ऐसा व्यवहार उसके पति के प्रति उसके विचार और सम्मान को प्रकट करता है। सामान्यतः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सम्मान देने की अपेक्षा की जाती है और जहां तक पति पत्नी के रिश्ते की बात है तो यह अपेक्षा की जाती है कि पत्नी को पति की शारीरिक दुर्बलता यदि कोई हो उसके बावजूद भी पति का समर्थन करना चाहिए। यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ पत्नी ने अपने पति पर उसकी शारीरिक दुर्बलता का आरोप लगाया और उस पर टिप्पणियां की। न्यायालय की राय में ये निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता के बराबर है, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पत्नी ने अपने पति की शारीरिक विकृति के कारण उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया। विद्वान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय पुरी के इस निष्कर्ष से उच्च न्यायालय सहमत है कि पत्नी ने अपने पति के साथ मानसिक क्रूरता का व्यवहार किया है और इस आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) आई के अनुसार तलाक का आदेश पारित करना आवश्यक है। इस प्रकार पक्षकारों के बीच विवाह विच्छेद हेतु तलाक का आदेश पारित करने वाले विवादित निर्णय की पुष्टि करते हैं और इस स्तर पर स्थायी गुजारा भत्ता प्रदान करने और स्त्रीधन संपत्ति की वापसी के संबंध में जैसा कि अपीलकर्ता पत्नी ने दावा किया है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 और 27 के अनुसार पत्नी को पुरी के पारिवारिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। कोर्ट ने कहा, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पति या पत्नी की आय के संबंध में कोई भी सामग्री रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं की गई है और किसी भी सामग्री के अभाव में हम यहाँ स्थायी गुजारा भत्ता
के प्रश्न पर निर्णय लेने में असमर्थ हैं। अवलोकन और निर्देश के साथ अपील को खारिज कर दिया। दोस्तों, ऐसे फैसले बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि स्थायी गुजारा भत्ता और स्त्रीधन से जुड़े सवालों को खुला रखा गया है। दोस्तों, परंपरागत रूप से भारत में कानून महिलाओं के पक्ष में रहे हैं, लेकिन अब ऐसे फैसले इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पुरुषों को भी अब पीड़ित माना जाने लगा है। दोस्तों, उड़ीसा उच्च न्यायालय का तर्क जयदीप मजूमदार बनाम भारती जायसवाल मजूमदार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रुख के अनुरूप है, जहां यह माना गया था कि मानसिक क्रूरता में न केवल प्रत्यक्ष दुर्व्यवहार शामिल है, बल्कि जीवन साथी की गरिमा और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे या लापरवाह आरोप भी शामिल हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि झूठ के न्यायिक निष्कर्ष के बिना भी विशेष रूप से संवेदनशील सेवाओं में नियोक्ताओं के खिलाफ मानहानि कारक शिकायतें गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं और तलाक के लिए पर्याप्त क्रूरता के बराबर हो सकती हैं। साथ में ये फैसले इस बात की पुष्टि करते हैं कि विवाह में भावनात्मक और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले पुरुषों को समान कानूनी सुरक्षा और सहारा है। दोस्तों, उड़ीसा उच्च न्यायालय का यह फैसला भारतीय वैवाहिक कानून में एक ऐतिहासिक फैसला है, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) आई के तहत मानसिक क्रूरता को तलाक का आधार मानता है। न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के तलाक के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पाया गया पति की शारीरिक अक्षमता के बारे में पत्नी की अपमानजनक टिप्पणी मानसिक क्रूरता का गठन करती है, जिससे सहवास असहनीय हो जाता है। वी भगत बनाम डी भगत 1994 एक SCC 337 और समर घोष बनाम जया घोष 2007 4 SCC 511 का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मानसिक क्रूरता संदर्भ विशिष्ट होती है, जिसका मूल्यांकन पक्षों की सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाता है, और इसमें महत्वपूर्ण मानसिक पीड़ा देने वाला आचरण भी शामिल होता है। गरिमा की सुरक्षा विकलांग व्यक्तियों को विवाह के भीतर अपमान से बचाने के लिए न्यायिक संवेदनशीलता को उजागर करता है। पति की शारीरिक दुर्बलता को लक्षित करने वाली पत्नी की टिप्पणी को मानसिक क्रूरता का एक स्पष्ट उदाहरण माना गया, जिसने व्यक्तिगत कमजोरियों से जुड़े मामलों के लिए एक मिसाल कायम की। वित्तीय दावे स्थगित कर दी। अदालत ने पक्षकारों की वित्तीय स्थिति के अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देते हुए धारा 25 और 27 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और स्त्रीधन के दावों को खुला छोड़ दिया। इससे भरण पोषण और संपत्ति संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए वित्तीय विवरणों का दस्तावेजीकरण आवश्यक हो जाता है। तलाक पर वैधानिक सीमाओं के बारे में न्यायालय ने दोहराया कि विवाह का अपूरणीय रूप से टूटना भारतीय कानून के तहत तलाक के लिए एकमात्र आधार नहीं है, तथा लंबे समय तक अलगाव के बावजूद क्रूरता जैसे वैधानिक आधारों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। ये निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वैवाहिक विवादों में पतियों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक चाहने वाले पतियों को अपने दावों को ठोस सबूतों से पुष्ट करना होगा, जैसे गवाहों की गवाही या अपमानजनक आचरण के प्रलेखित उदाहरण, जैसा कि इस मामले में पति के बिना खंडन वाली गवाही और पुष्टि से स्पष्ट है। समानांतर आपराधिक कार्यवाहियों जैसे पत्नी की धारा 498 IPC शिकायत को तलाक की याचिका को कमजोर होने से बचाने के लिए रणनीतिक रूप से संभालने की आवश्यकता होती है। पतियों को गुजारा भत्ता के दावों को समान रूप से संबोधित करने के लिए वित्तीय विवरणों का सक्रिय रूप से खुलासा करना चाहिए, क्योंकि अदालत ने सबूतों के अभाव में ऐसे मुद्दों को टाल दिया था। पति की 2019 की याचिका में देखा गया शीघ्र दाखिल करना और लंबे समय तक अलगाव दावों को मजबूत कर सकता है। दोस्तों, मानसिक क्रूरता की विस्तृत परिभाषा के संबंध में न्यायालय का यह मानना है
कि जीवन साथी की शारीरिक दुर्बलता को लक्षित करके बार बार मौखिक अपमान करना मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(I) की प्रगतिशील व्याख्या को दर्शाता है। ये निर्णय न्यायिक दृष्टिकोण को पुष्ट करता है कि क्रूरता शारीरिक या प्रदर्शनात्मक ही नहीं होनी चाहिए। ये निरंतर भावनात्मक पतन में निहित हो सकती है, जो सहवास को असहनीय बना देती है। वी भगत और समर घोष जैसे ऐतिहासिक मामलों पर निर्भरता इस बात की पुष्टि करती है कि क्रूरता को सामाजिक प्रतिष्ठा, भावनात्मक सीमाओं और आधुनिक विवाह की बारीकियों के प्रति संवेदनशीलता के साथ प्रासंगिक रूप से समझा जाना चाहिए और गुजारा भत्ता स्थगित अस्वीकार नहीं होगा। न्यायालय ने पत्नी के स्थायी गुजारा भत्ता अलग से मांगने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण भी अपनाया और इस बात पर बल दिया कि वित्तीय निर्धारण साक्ष्य आधारित और प्रक्रियात्मक रूप से सुदृढ़ होने चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 और 27 के तहत पत्नी के स्थायी गुजारा भत्ता और स्त्रीधन का दावा करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए न्यायालय ने इस सिद्धांत को रेखांकित किया है कि न्याय संगत राहत को वित्तीय खुलासे से पुष्ट किया जाना चाहिए। ये सावधानी पूर्वक संतुलन सुनिश्चित करता है कि गुजारा भत्ता न तो शून्य में माना जाता है और न ही अस्वीकार किया जाता है, बल्कि साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह मामला न केवल क्रूरता प्रावधानों के तहत पतियों के अधिकारों की पुष्टि करता है, जिसे अक्सर पत्नी केंद्रित लेंस से देखा जाता है, बल्कि एक न्यायिक मिसाल भी स्थापित करता है। न्यायालय ने पुष्टि की कि जीवन साथी की शारीरिक अक्षमताओं का उपहास करना मानसिक क्रूरता है, जिससे पतियों को धारा 13(1)(I) के तहत तलाक लेने के लिए मजबूत कानूनी आधार मिलता है। पत्नी के स्थायी गुजारा भत्ते के अनुरोध को वित्तीय विवरण के अभाव के कारण अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन निर्णय से संकेत मिलता है कि क्रूरता जैसे दोष आधारित आचरण गुजारा भत्ता के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर यदि दावेदार ही अपराधी पक्ष हो। इस फैसले से ये बात पुष्ट होती है कि मानसिक क्रूरता लिंग विशिष्ट नहीं है। वी भगत और समर घोष का हवाला देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि पति और पत्नी दोनों को विवाह में अपमानजनक आचरण के खिलाफ समान कानूनी संरक्षण प्राप्त है। यह मामला भविष्य में इसी प्रकार के दावों के लिए साक्ष्य और न्यायिक रोडमैप को मजबूत करता है तथा वैवाहिक विवादों में भावनात्मक दुर्व्यवहार और मौखिक क्रूरता के मूल्यांकन में न्यायालयों की एकरूपता को बढ़ावा देता है। और इस निर्णय का बहुत महत्व है, क्योंकि यह न केवल क्रूरता की परिभाषा के भीतर मानसिक क्रूरता को मान्यता देता है, बल्कि पति की शारीरिक दुर्बलता के संबंध में पत्नी द्वारा पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी मानसिक क्रूरता के दायरे में मानता है। निर्णय से मुख्य निष्कर्ष यह है कि एक पति या पत्नी ने लंबे समय तक दूसरे के आचरण के कारण गहरी पीड़ा, निराशा, हताशा के मामले में भी मानसिक क्रूरता हो सकती है। हालांकि ये ठोस सबूत नहीं देता है और ऐसे आरोपों को साबित किया जाना चाहिए। पति की मानसिक क्रूरता के बारे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वी भगत बनाम डी भगत श्रीमती 1994 एक SCC 337 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया, जहां यह माना गया था धारा 13(1)(I) में मानसिक क्रूरता को मोटे तौर पर उस आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूसरे पक्ष को ऐसी मानसिक पीड़ा और कष्ट पहुंचाता है जिससे उस पक्ष के लिए दूसरे पक्ष के साथ रहना संभव न हो। दूसरे शब्दों में, मानसिक क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि पक्षों से एक साथ रहने की उचित रूप से अपेक्षा न की जा सके और परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि पीड़ित पक्ष को इस तरह के आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए उचित रूप से नहीं कहा जा सकता। ये साबित करना आवश्यक नहीं है कि मानसिक क्रूरता ऐसी है जिससे याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते समय पक्षों की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, जिस समाज में वे रहते हैं, यदि वे पहले से ही
अलग रह रहे हो तो पक्षों के साथ रहने की संभावना या नहीं, तथा अन्य सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा, जिन्हें विस्तृत रूप से बताना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। एक मामले में जो क्रूरता है वह दूसरे मामले में क्रूरता नहीं भी हो सकती। ये प्रत्येक मामले में उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए। अगर यह आरोपों और अभियोगों का मामला है तो उस संदर्भ को भी ध्यान में रखना होगा जिसमें वे लगाए गए थे। दोस्तों, न्यायालय ने इस केस में तलाक और मेंटेनेंस के संबंध में सारी बातें स्पष्ट कर दी है और दोस्तों, आप इस जजमेंट को तलाक के केस में लगा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।